हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ध्येय आईएएस के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, 10 जीएस के, 10 हिंदी के कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग दोस्तों जीएस वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं विद मैपिंग के साथ, फुल चारों ऑप्शन का डिटेलिंग के साथ, उसका बैकग्राउंड, सारी चीज़ें बहुत मिनिमम समय में कवर की गई हैं और बहुत सारा मटेरियल उसमें दिया गया है, जो कि आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। चाहे दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो आरओ का है, ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ आरओ के लिए ही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन ही इसी प्रकार से किया जा रहा है कि ये आने वाले पीसीएस और एसएससी जीडी, जो यूपी टेट सी टेट के एग्जाम हैं, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, उन सब चीज़ों को कवर करेगा दोस्तों। हॉलिस्टिक वे में इसका हम एक्सप्लेनेशन इसीलिए करा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है ये सारे सेशंस को देखना। तो दोस्तों अब हम लोग बिना आपका समय जो है खर्च किए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजीफेमा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मेजीफेमा दोस्तों नागालैंड में स्थित है। हमको ध्यान देना है, केंद्रीय बागवानी संस्थान जो मेजीफेमा है वो नागालैंड में स्थित है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक को प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर रतन लाल हैं, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक पारिस्थितिकी के पिता प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 2016 में किस रूप में मनाया गया था? तो 2016 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया था। और जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो 2023 का वर्ष अभी बीता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंकटाड ये नहीं है, ठीक है। सिक्स है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसकी अनुशंसा जो उर्जित आर पटेल समिति ने की थी, ठीक है। इसका आंसर इन्होंने दिया है थोक मूल्य सूचकांक, जो कि थोक मूल्य सूचकांक पहले जारी करती थी, परंतु वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करती है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 2012 है, हम लोग पहले बता चुके हैं, और थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई दोस्तों एनएसओ के द्वारा जारी की जाती है, और थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की मतलब आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा जारी की जाती है। थोक मूल्य सूचकांक किसके अंतर्गत काम करता है? वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है, मतलब उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, क्योंकि थोक का काम हो रहा है ना, तो व्यापार का काम हो रहा है, तो इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत करता है, ठीक है। और उपभोक्ता एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, योग्य। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये भी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हमको ये ध्यान देना है, सीपीआई कई होते हैं। सीपीआई जैसे इंडस्ट्रियल लेबर हो गया, सीपीआई रूरल लेबर हो गया, सीपीआई एग्रीकल्चरल वर्कर हो गया। इन तीनों का चूंकि ये वर्कर हैं, श्रमिक हैं, ठीक है, तो इनके बारे में जो रिपोर्ट जारी करती है वो श्रम है, तो श्रमिक विभाग मतलब श्रम विभाग जारी करती है, ठीक है। और एक सीपीआई अर्बन आ जाता है और एक सीपीआई रूरल आ जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और एक सीपीआई अर्बन रूरल आ जाता है, कंबाइंड आ जाता है, तो इसके बारे में एनएसओ जारी करती है, ठीक है, ये ध्यान देना। चूंकि ये यहाँ पर ऊपर वाले में सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई एग्रीकल्चरल वर्कर, ठीक है, ये श्रमिक हैं, तो श्रमिक है तो श्रम विभाग जारी करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। सेवंथ है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? इंपॉर्टेंट, शून्य आधारित बजट आंध्र प्रदेश में अपनाया गया है, ठीक है, क्योंकि शून्य आधारित बजट सबसे पहले कहाँ लाया गया था? अमेरिका में आया था, ठीक। अमेरिका में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 1977 में आया था, जिमी कार्टर ने लाया था इसको, ठीक, जिमी कार्टर, ठीक है। और भारत में इसको अपनाया गया है शून्य आधारित बजट तकनीक को। और भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य है जिसने अपनाया? आंध्र प्रदेश ने अपनाया, ठीक है। और शून्य आधारित बजट जो है, पिछले वर्षों के जो गणनाएं होती है, पिछले वर्षों के खर्चे होते हैं, उनको जो है शून्य मान के अगले वर्ष आने वाले वर्षों का जो बजट पेश किया जाता है, ठीक है। एट्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? तो ग्रीन मिशन से संबंधित टॉप है टमाटर, आलू, प्याज, ठीक है, या टोमेटो, ओनियन, पोटैटो कह सकते हैं, टमाटर, आलू, प्याज पहला ही इसका सही हो जाएगा, ठीक। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति योजना 5 लाख एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाती है?
5 लाख जैविक खेती है। तो जैविक खेती किसमें है? परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये जो प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना है ये आई थी दोस्तों 2015-16 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और ये पीएम फसल बीमा योजना आई थी 2016 में, ठीक। 10th है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना मवेशियों के गोबर और ठोस को खाद्य उर्वरक बायोगैस बायो सीएनजी में बदलने से संबंधित है? मतलब जो गाय भैंस होते हैं उनके गोबर को, तो गोवर्धन योजना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था, आप लोगों को पता होगा ये, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है 9 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 9 मई 2014 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट, सॉरी 2015 में आया था, ठीक है, 9 मई 2015 में आया था। और इसी के साथ 9 मई 2015 को 3 योजनाएं लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। 11th है, निम्नलिखित में से कौन सी नई पुनर्गठित योजना पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है? तो पुनर्गठित योजना पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ध्यान देना है, शासन क्षमता बढ़ाने के लिए। कौशल विकास होगा नहीं, क्योंकि कुशलता विकास करता है, कौशल विकास करता है, स्किल्स डेवलपमेंट करता है, पीएम कौशल विकास। और पंचायती राज भी है, ध्यान देना है, ये भी नहीं हुआ। स्वच्छ भारत मिशन तो हो ही नहीं सकता है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार मिशन होगा, स्वराज मिशन होगा, सॉरी। तो ये शासन क्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। 12th है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना था? तो इसका 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना पीएम कौशल विकास योजना था, ठीक है। तो पीएम कौशल विकास योजना की शुरुआत 2015 में होती है, और जो स्टार्टअप योजना थी, स्टार्टअप योजना जनवरी 2016 में होती है, इंपॉर्टेंट है, जनवरी 2016 में होती है। और एक स्टैंड अप योजना आती है, वो अप्रैल 2016 में ही होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक है। स्टैंड अप योजना और स्टार्टअप योजना में क्रम पूछ सकता है, ठीक है, और सारी योजनाओं में पूछा जाता है क्रम, आपको पता होना चाहिए। पहले स्टार्टअप योजना जनवरी 2016 में आई है और स्टैंड अप योजना अप्रैल 2016 में आई है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मनरेगा दोस्तों आई है 2 फरवरी 2006 को, और नरेगा के रूप में आई थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम रख दिया गया, मतलब मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। स्टार्टअप हो गया, मनरेगा हो गया, और ये ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना 25 सितंबर 2014 को आया था, 25 सितंबर को दोस्तों इनका जन्मदिन होता है, तो 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का लॉन्च हुआ था। 13वां है, भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला है, ठीक। 14th है, निम्नलिखित में से, और कांडला के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कांडला में 1965 में ईईजेड ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की शुरुआत हुई थी 1965 में, और फिर सबसे पहले जो एसईजेड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1979 में चीन में शुरू हुई थी। उसके बाद भारत में ईपीजेड को बदल करके 2006 में जो क्या कर दिया गया, एसईजेड कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान देना है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कच्चे रेशम उत्पाद का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? तो कर्नाटक करता है, ठीक। 15th है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा सहकारी क्षेत्र में शीर्ष निकाय है जो चयनित कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण, निर्यात और आयात का साझा करता है, सौदा करता है? तो दोस्तों बहुत ही बड़ा नाफेड है, ठीक है। और जो नाफेड है दोस्तों, नाफेड को 1958 में लॉन्च किया गया था, और नाबार्ड को हम लोग पढ़ चुके हैं 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, सिडबी को 1990 में, और आईडीबीआई को 1964 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक, ये सारी चीजें। 16th है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों इन लोगों ने विश्व बैंक दिया है, जो कि गलत होगा, WTO होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 17th है, केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधी विवादों के निपटारे के लिए कौन सी एजेंसी है? तो वित्तीय संबंधी विवादों को निपटाने के लिए वित्त आयोग है। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। इसके तहत जो है एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष क्या होता है? सार्वजनिक मामलों का जो विशेषज्ञ होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, और 4 में क्या होता है? एक अर्थशास्त्र का ज्ञाता होता है, और एक वित्त और लेखा का जिसको ज्ञान होता है, और एक वित्तीय प्रशासन का जिसको ज्ञान होता है, और चौथा होता है जिसको हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ये 4 होते हैं, हमको ध्यान देना है। और वित्त आयोग क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या सिफारिशें करता है? 4 सिफारिशें करता है। ये हम लोग पिछले क्लास में, मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुके हैं पूरा विस्तार से, ठीक है। ये चीज इसमें नहीं बताए थे, तो ये चीज इसमें बता दी है, ठीक। 18th है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय नहीं है, ये सांविधिक निकाय है दोस्तों। इसका गठन 2003 में हुआ था, ठीक।
19th है, भारत सरकार द्वारा संचालित एग्री स्टैक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, बहुत इंपॉर्टेंट, किसानों एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित है, पिछले बजट में ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। 20th है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है, तो जैव विविधता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण भूमि का उपयोग करना। हम लोग करते हैं आर्द्र भूमियां, नदियां, तालाब, नदी को हम लोग क्या करते हैं, झील को जो है हम लोग पाट करके उस पर जो है अवसंरचनात्मक निर्माण कर लेते हैं, महलों को खड़ा कर देते हैं, कंक्रीट के जंगल बना देते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, जैव विविधता को परिवर्तन करने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम होती है, ठीक है। 21 है, हाल के अध्ययन के अनुसार मनुष्य अपने भोजन के माध्यम से माइक्रोप्लास्टिक का अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, जिसके कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी, तो कोशिकीय मृत्यु होगी, ठीक है, एलर्जी भी हो सकती है और कोशिका की दीवार क्षति भी हो सकती है, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक। 22 है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से किस जानवर के इस सदी के अंत तक अर्ध विलुप्त होने का खतरा है, तो अंटार्कटिका में पेंगुइन पाई जाती है, तो एम्परर पेंगुइन ही खतरे में है दोस्तों, ठीक है। और जो आर्कटिक में पाया जाता है ध्रुवीय भालू पाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जहां सिंथेटिक कीटनाशकों का पूर्ण प्रतिबंध है, तो सिंथेटिक कीटनाशकों का पूर्ण प्रतिबंध भूटान में किया है, ठीक है। 24 है, निम्नलिखित में से किस गैस को छिपी हुई ग्रीन हाउस गैस माना जाता है जो बड़े पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, तो इसमें मीथेन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मीथेन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना जो है ज्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर उनकी सांद्रता देखें, उनका प्रतिशतता देखें, तो मीथेन का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। 25 है, ग्रीन बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा सही है ये बताना है। ग्रीन बॉन्ड एक प्रकार का निश्चित आय वाला साधन है जिसे विशेष रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए निर्धारित किया गया, सही बात है। विश्व बैंक हरित बॉन्ड का एक प्रमुख जारी करता है, ये भी सही स्टेटमेंट है, और इसकी शुरुआत 2008 में हुई है, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड की कार्य प्रणाली कॉर्पोरेट या सरकारी बॉन्ड से बिल्कुल अलग होती है, गलत बात है, बिल्कुल अलग नहीं होती, सेम प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। तो इसका 1 और 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र सजीवों की मृत्यु से प्रभावित नहीं होता है। जैव भू रासायनिक चक्र बताना है, फास्फोरस, जो जीव जंतु अगर मृत्यु होते हैं, मतलब पेड़ पौधे या मानव जाति की मृत्यु होती है, तो फास्फोरस चक्र प्रभावित होता है, नाइट्रोजन चक्र भी प्रभावित होता है, ऑक्सीजन चक्र भी प्रभावित होता है, तो लिथियम चक्र प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। 27 है, यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के तहत रखा गया है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या निहितार्थ है, तो ऐसा पौधा क्या होता है, ऐसे पौधों की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक। 28 है, उत्सर्जन गैस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, तो उत्सर्जन गैस रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाती है। ये आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की स्थापना 1988 में हुई थी, और डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर में हुई थी, ठीक है, 1988। ये क्या करती है, प्रति 6 साल में जो है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये एक वैज्ञानिक डाटा एकत्र करती है। आईपीसीसी एक वैज्ञानिक संस्था है जो वैज्ञानिक डाटा एकत्र करती है और लोगों को बताती है कि आप ये करिए, ये ना करिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ठीक है। ये चीज हो गई, ठीक है। और प्रति 6 साल में ये जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती है, 6 साल में एक बार रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। और यूएनएफसीसीसी हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था 1995 में हुआ था, बर्लिन में हम लोग पढ़े थे, और इसका तीसरा सम्मेलन था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, ठीक। और इसका जो कोप 15 हुआ था, कोप 21 हुआ था 2015 में, पेरिस समझौता हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है, हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी प्रैक्टिस सेट में रिवीजन कर चुके हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी अभी ऊपर बता चुके हैं कि स्थापना किसके द्वारा की गई, इसकी स्थापना डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी के द्वारा की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1988 में, ठीक है। वैज्ञानिक संस्था है, वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करती है। 30 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 और एवं 1988 के अनुसार जो है 1988 के अनुसार देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में वनाच्छादित होना चाहिए, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका 30 पर्वतीय क्षेत्र में 66% होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना, मैदानी क्षेत्र में 33%, और 1988 भी यही सुझाता है, ठीक है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गशीपुर बोरियम, ये कपास की प्रजातियां हैं, एशियन कपास कहा जाता है इसको, ठीक है। ये गाशीपुरम ही है, गाशीपुगर ही है। बर्वेंडस ये इजिप्ट का है, ठीक है। जी हर्सुटम
अमेरिकी कपास है, ठीक है। हर्बेशियम यूनानी नहीं, हर्बेशियम एशियाई कपास है, ठीक है। हर्बेशियम ध्यान देना है, ये कपास करंट में बहुत चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम लोगों को ये चीजें ध्यान देनी है। हर्बेशियम एशियाई कपास है, ठीक। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फसल है और उसकी किस्में हैं। चावल महामड़ी है, ठीक है। गेहूं करण नवेंद्र है, सही है। जौ माल्ट सोना है, करण सही है। सोयाबीन केसरी गोल्ड नहीं है, केसरी गोल्ड सरसों का है दोस्तों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 33 है, निम्नलिखित में से बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स फसल किसे कहा जाता है? तो बॉर्डर गार्ड क्रॉप्स फसल ऐसी होती है जो खेतों के चारों ओर खेतों को मतलब खेतों के भीतर जो फसल होती है उनको बचाने के लिए उगा दिया जाता है, तो ये कौन सी हो जाती है? कुसुम फसल हो जाती है, ठीक है। 34 है, निम्नलिखित केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो का से केंद्रीय, का से कटक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, क्यों इसलिए बता रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान भी होता है जिसमें भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हो जाता है हैदराबाद में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, का से केंद्रीय, का से कटक याद कर सकते हैं, भारतीय में हैदराबाद है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट। और एक चीज पूछा जाता है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का है, वो मनीला में है, ठीक है। 35 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? तो 100% कवरेज दोस्तों तेलंगाना ने हासिल किया है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत होती है सबसे पहले होती है 15 अगस्त 2014 में होती है। जैसे सरकार आती है 15 अगस्त 2014 में लाल किले से इसकी जो है क्या की जाती है? घोषणा की जाती है, और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत कर दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये जो है जो जनधन योजना है पूरे विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। 36 से दुबई शहर ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन हेतु प्राप्त करने का लक्ष्य रखा? तो शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य दुबई ने 2050 में रखा है, भारत ने 2070 में रखा है, चीन ने 2060 में रखा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 37 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मोघरा योजना की शुरुआत की है? तो मोघरा योजना दोस्तों उड़ीसा ने शुरुआत की है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 38 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 12,000 रुपए मिलने हैं? तो सालाना 12,000 रुपए महाराष्ट्र के किसान को मिलना है, ठीक है। 39 है, निम्नलिखित में से कौन से देश ने एससीओ राष्ट्र प्रमुख सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो भारत ने की थी 2023 की मेजबानी, ठीक। और शंघाई, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी इसकी सबसे पहले 1996 में शंघाई 5 के नाम से हुई थी, ठीक है। फिर इसको जो है एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है 2001 में, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल होते हैं 2017 में। ईरान अभी इसमें शामिल हो गया है 2023 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट 2022-23 में, ठीक है। ईरान इसका 9वां सदस्य है, ठीक। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 40 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है, ठीक है। 41 है, हाल ही में किस देश ने LGBTQI के विरुद्ध नए कानून की घोषणा की? तो युगांडा ने की है, और वहां पर ऐसे समलैंगिक विवाह जो करेगा उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, ये लिखा गया उस कानून में, ठीक है। 42वां है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हम लोग पॉलिटी के सेक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 148 से 151 में है, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू को WHO के कितने वर्ष के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो 4 वर्षों के लिए, ठीक। 53 है, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा में लिखी गई उनकी रचना के लिए दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 44 है, उत्तर प्रदेश की कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में वो 20 है, ठीक है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नौह झील मथुरा में है, सही है। सरसई नवर झील इटावा में है, सही है। मदन सागर ताल झांसी में है, झांसी में नहीं है दोस्तों, मदन महोबा में है, ठीक है। मां से मदन, मां से महोबा में है, ठीक है। और दरवान झील अयोध्या में है, ठीक है। 46 है, सौर ऊर्जा से प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य का पहला बस स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? कैसरबाग लखनऊ है, ठीक है। 47 निम्नलिखित में से केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में प्रयागराज है उसमें, तो प्रयागराज, मुरादाबाद और आगरा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 48 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट निम्नलिखित में से कहां पर लगाया जा रहा है? तो सबसे बड़ा पावर प्लांट, ये तैरता पावर प्लांट
रिहंद जलाशय में लगाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार पढ़ चुके हैं रिहंद नदी, जो रिहंद नदी है ये रिहंद जलाशय रिहंद नदी पर बना है, और रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी गंगा की सहायक नदी जो कि पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। और सोन नदी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, उत्तरी कोयल आ जाती है, उत्तरी कोयल, कनहर नदी आ जाती है, और जोहिल्ला नदी आ जाती है, और बनास नदी आ जाती है। ये सब हम लोग पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। 49 निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो डायस्पोर का प्रथम स्थान है, ठीक है, मतलब डायस्पोर में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 50 भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन और उपभोग में कौन सा स्थान रखता है, तो उत्पादन और उपभोग में दूसरा स्थान रखता है, ठीक। 51 है भारतीय महिला संघ WIA की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, 17 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 52 है गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को USA में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो गदर पार्टी दोस्तों लाला हरदयाल के द्वारा स्थापित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा हम लोग गदर पार्टी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गदर पार्टी एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को दोस्तों अमेरिका के ये जो अमेरिका का ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे आता है, तो सैन फ्रांसिस्को यहां पर है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, और इसीलिए पश्चिमी तट होने के कारण इसको गदर पार्टी को एक और नाम दिया जाता है, इसको पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन का भी नाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, क्योंकि ये पैसिफिक कोस्ट पर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हम जो है, अगर हमारे दिमाग में सैन फ्रांसिस्को है कि वो कहां पर है, मैपिंग हम किए हैं अच्छे से, तो हम बता दे जाएंगे, इसका आंसर दे दे जाएंगे अगर ऑप्शन में मिलता है, क्योंकि पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन इसका नाम है, ठीक है। और इसकी स्थापना हरदयाल करते हैं, लाला हरदयाल। और एक नाम और इंपॉर्टेंट है, सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अब, ठीक है, ये इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 निम्नलिखित में से किस संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय की स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग बेसिन की संधि में। तो बेसिन की संधि दोस्तों कब होती है, 1802 में होती है, ठीक है। बेसिन क्या है, ये बसीन की संधि है, ठीक है, इनको इन्होंने गलत लिख दिया। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इनके जो संधियां हुई थी, ये है सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में हुई थी, सूरत पुरंदर बड़गांव सालबाई। ये सूरत पुरंदर बड़गांव सालबाई ये प्रथम 1775 से जो 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये उसके बीच की संधि, सूरत पुरंदर बड़गांव सालबाई, ठीक है। तो सालबाई की संधि से 1782 से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन होता है। ये चीज हम लोग पहले के प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं दोस्तों, विस्तार से पढ़ चुके हैं एक्सप्लेनेशन में। पुरंदर की संधि 1776 में होती है। एक दोस्तों पुरंदर की संधि और होती है 1665 में, जब शिवाजी और जयसिंह के बीच में होती है कि नहीं, हम लोग इतिहास में पढ़े होंगे 1665 में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। बड़गांव की संधि 1779 में होता है। उसके बाद बसीन की संधि होती है 1802 में। चूंकि जो बसीन की संधि होती है इसके तहत जो होता है, पेशवा जो होते हैं वो सहायक संधि को स्वीकार करते हैं, और सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। और ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805, उसके पहले की हुई संधि है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। और देवगांव की संधि 1803 में आ जाता है, जो कि भोसले करते हैं। और सुरजी अर्जन की संधि 1803 में आता है, जो कि सिंधिया करते हैं, ठीक है। और राजपुर घाट और राजपुताना घाट की संधि जो होती है, इसको राजपुर घाट या राजपुताना घाट की संधि भी कहा जाता है, 1804 में होलकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नागपुर, ग्वालियर, पूना, मंदसौर की संधि, ये सब हो गया। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो 1816 से 1818 के बीच में होता है, किरकी अष्टी कोरेगांव की संधि होती है, ये सब हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है। 54 है निम्नलिखित में से भारत का पहला अंग्रेजी अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक। 15 है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ये पॉलिटी के सेक्शन में रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर जाके देखें दोस्तों, क्वेश्चन उससे बाहर जा ही नहीं सकता अगर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। भारतीय परिषद का विस्तार करना था उसकी विशेषता, प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था, प्रांतों में द्वैध शासन था, उपयुक्त सभी था। दोस्तों थोड़ा सा अब हम लोग 1919 एक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, चीजें छूटे ना, ठीक है, बैकग्राउंड अपना कवर करते हुए, ठीक। तो ये है दोस्तों हम लोगों का 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इसमें क्या प्रावधान किया गया था, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, केंद्र में 2 सदन विधायिका और प्रांतों में द्वैध शासन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, केंद्र में 2 सदन और प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। और इसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, जो अभी स्टेटमेंट क्वेश्चन में मिला था। हमारे नोट से एक भी स्टेटमेंट तक बाहर नहीं जाएगा, क्वेश्चन की बात ही छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है, ये देख लीजिएगा। और जब केंद्र में 2 सदन आया, तो 2 सदन में एक आ जाएगा राज्य परिषद और एक आ जाएगा विधानसभा आ जाएगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है।
उसके बाद आ जाता है दोनों सदनों का अधिकार समान था। इसमें कहा गया दोनों सदनों का अधिकार समान था, परंतु अंतर बजट पर स्वीकृति का अधिकार था जो केंद्रीय विधानसभा को था। ठीक है, ये हो गया। केंद्र प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। द्वैध शासन का मतलब होता है शक्तियों का विभाजन। जो शक्तियों का विभाजन था उसको दो प्रकार से बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। एक आरक्षित था, एक हस्तांतरित विषय था। जो आरक्षित विषय था आरक्षित कर लिया, गवर्नर जनरल अपने पास रख लिया, और जो हस्तांतरित था भारतीयों के पास हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आरक्षित विषय में जो गवर्नर जनरल के पास होगा उसमें बहुत मुख्य मुख्य चीजें होंगी, जैसे गवर्नर अपने पास क्या पुलिस रखेगा, है कि नहीं, न्याय व्यवस्था रखेगा, पैसे की व्यवस्था रखेगा, भूमि, समाचार पत्र, तभी तो समाचारों पत्र पर बैन लगा दिया जाता था, खान कारखाना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो गवर्नर जनरल के पास रखता था। और भारतीयों के पास जो हस्तांतरित विषय होते थे कौन से होते थे, चिकित्सा, पुस्तकालय, माप तौल, शिक्षा जैसे विषय दिए गए थे। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम से समाप्त हो गई। जो प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लाई गई थी 1935 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन के जनक लियोनल कार्टियस माने जाते हैं। और भारत सचिव इसी प्रावधान के तहत जो 1919 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत कहा गया भारत सचिव एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। और एक प्रावधान और था कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, और इसके तहत ली आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग बनाया गया। और सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने का प्रावधान किया गया। और 1922 में पहली बार इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में किया जाता है। ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में इसमें 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक हो जाता है। अब सदस्यों जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें सदस्य घटते बढ़ते रहे। कब कब घटते बढ़ते रहे, 1773 में 4 रहे हैं, फिर 1784 में 3 हो गए हैं, 1833 में 4 हो गए हैं, 1861 में 5 और 1919 में 6। पहले के सेशन में रेगुलेटिंग एक्ट क्लास में बहुत विस्तार से बता चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया जाता। 1909 में पृथक निर्वाचन पद्धति लाई गई थी, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की शुरू कर दिया गया था। अब इसमें पृथक प्रतिनिधित्व का जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, जिसमें पहले तो मुस्लिम था, फिर मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए भी प्रावधान ये कर दिया गया। ठीक है, और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। एक वैधानिक आयोग के गठन की बात की गई, जो 10 वर्ष बाद जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो साइमन कमीशन आया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय को अध्यादेश बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। ये दोस्तों ये सब चीजें करा चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, कुछ विधेयकों पर पूर्व अनुमति आवश्यक थी। पारित विधेयक पर वीटो की शक्ति गवर्नर जनरल को थी, और विधानमंडल द्वारा पारित ना किए गए विधेयकों पर भी गवर्नर जनरल जो है पारित करने की शक्ति रखता था। ठीक है, और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता था। ठीक, और नरेंद्र मंडल गठित करने का प्रावधान किया गया, किस लिए, रियासी राज्यों से नियमित संपर्क साधने हेतु। ठीक है, और प्रशासन में 30% भारतीयों की भागीदारी का प्रावधान किया गया था। इस्लिंगटन आयोग ने 25%। देखिए दोस्तों, इस्लिंगटन आयोग पिछले प्रैक्टिस सेट में मिला था क्वेश्चन, और ये चीजें, ये नोट्स हमने जो है 2 महीने पहले अपलोड किए हैं दोस्तों। एक भी स्टेटमेंट आपका बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 56 है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को भारत में निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों से बढ़ावा मिला। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को दोस्तों सर सैयद अहमद खान की गतिविधियों से बढ़ावा मिला था। ठीक है, 57 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर था वो डुप्ले था। दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में, चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों 1746 से 1748 होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और ये कैसे शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध था। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उसका प्रभाव भारत में हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, तो जब भी यूरोप में युद्ध होता था ये लोग पूरी दुनिया में जहां भी होते थे आपस में युद्ध करना शुरू कर देते थे। और इसकी समाप्ति 1748 में एला शापल की संधि से समाप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो पौंडीचेरी का गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 है, पहला 1746 से 48, दूसरा 49 से 54 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें गवर्नर जनरल डुप्ले की हार हुई और डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। ठीक है, पहले में था डुप्ले जीत गया, दूसरे में हार हुई तो वापस बुला लिया गया और इसकी जगह पर गोडेहू को बना लिया गया। गधे इसलिए बोल दिया क्योंकि हार ही गए थे ये गोडेहू, है कि नहीं। भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया
पौंडीचेरी की संधि 1775 में हुई। पहले में क्या होती है, एक्सला-शापेल की संधि होती है, ठीक है, और दूसरे में क्या होती है, पौंडीचेरी की संधि होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 का, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ये पेरिस की संधि से समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला एला शापल, दूसरा पौंडीचेरी की संधि, तीसरा जो है पेरिस की संधि होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें ध्यान देनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और 1760 में अंग्रेजी सेना ने असर आयरकूट के नेतृत्व में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1760 का जो ये युद्ध था ये भी इंपॉर्टेंट है। 1760 में वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ठीक। उसके बाद हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 58 सुंदरवन के मैंग्रोव वनों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुंदरवन सार्वभौमिक महत्व का है और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सही बात है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया, ये भी सही है, तो दोनों सही। सुंदर वन, वन मतलब वन, तो 2001 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की धरोहर स्थल में, ठीक है। 59 तक ब्रिटिश विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यपगत सिद्धांत के तहत सतारा झांसी को मिला लिया गया, सही बात है। व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कौन कौन सी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को जो है इसने व्यपगत हड़प के सिद्धांत के तहत मिला लिया था। कुप्रशासन कुशासन के कारण अवध पर कब्जा कर लिया गया था, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों सही हैं, तो सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 60th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो जैव कीटनाशक के रूप में जीवाणु का, विषाणु का, कवक का, तीनों का किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। 61 है, हड़प्पा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह खोजा गया और उत्खनित किया गया पहला सिंधु घाटी स्थल था। हड़प्पा, ठीक है, सही बात है, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसे ईंट निकालने वालों ने बुरी तरह तबाह कर दिया था, सही बात है दोस्तों, तो दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। जब भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो यहां से बहुत सारी ईंटें मिली थी, तो इन ईंटों का ला के जो है प्रयोग किया गया था दोस्तों। जो हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भारत का पुरातात्विक विभाग है, इसका जो पिता है वो अलेक्जेंडर कैनिंघम है, ठीक है, कनिंघम। और जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। 62 है, माइक्रोप्लास्टिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह 1 मिलीमीटर से कम आकार की एक प्लास्टिक सामग्री है दोस्तों, ये गलत बात है, ये 5 मिलीमीटर से कम आकार की सामग्री है, ठीक है, तो ये 5 मिलीमीटर से कम आकार की सामग्री है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और क्या पूछा है, सही पूछा है, तो एक गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रमुख खतरों में से एक है, सही स्टेटमेंट है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया ने व्यक्तिगत देखभाल और कॉस्मेटिक उत्पादों में एक्सफ्लोएटिंग सामग्री और अपघर्षक के उत्पादन में माइक्रोबीट्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, यह भी सही स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है। 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया उछाल मुख्य रूप से निर्यात में वृद्धि के कारण है। हालिया उछाल निर्यात में वृद्धि का कारण नहीं है, क्योंकि हालिया जो उछाल हुआ है निर्यात का कारण नहीं है, क्योंकि निर्यात जो है भारत का कम हुआ है, दुष्प्रभावित हुआ है, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है, कोरोना का संक्रमण आया है, इस वजह से निर्यात भारत का दुष्प्रभावित रहा है, अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग विनिमय दर की अस्थिरता को स्थिर करने के लिए किया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है, तो केवल 2 इसका सही हो जाएगा। 64 तक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खुद काश्त ऐसे किसान होते हैं जो अपनी जमीन पर खेती करते हैं, सही स्टेटमेंट है। पाही काश्त ऐसे होते हैं जो अनिवासी कृषक होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये दूसरे गांव के होते हैं जो जाकर के दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं। मालगुजार रियासतों में राजस्व संग्रह करता होते हैं, ये गलत है। मालगुजार दोस्तों अंग्रेजों के समय में जमींदार को कहा जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मनसबदार मुगल प्रशासन में संबंधित रईस होता था, सही है, तो नहीं पूछा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर है दोस्तों अशल्फ मीन कैटफिश नहीं है, ये अष्टभुज ऑक्टोपस नहीं है, सीप आयस्टर है दोस्तों। तो जो जीव निस्यंदक भोजी है, इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में जल को जो है छानने का काम करता है, ठीक है, पानी को पंप करता है, तो सीप होता है दोस्तों, वो पानी को पंप करता है, ठीक है। 66 गुप्त साम्राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वशासी संस्थाओं की उल्लेखनीय वृद्धि इसकी विशेषता थी, सही स्टेटमेंट है। स्वशासी संस्थाएं जैसे
ग्राम सभा होती थी, मतलब ग्रामीण निकाय होता था जिसके ग्राम के मुखिया को ग्रामीक कहते थे। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, अभी फिर बता देंगे आपको। संधि विग्राहक शांति और युद्ध मंत्री नामक अधिकारी का एक नया वर्ग पेशा बनाया, ये भी सही स्टेटमेंट है। संधि विग्राहक क्या करता था? संधियों को करता था। महादंड पाशेक, महान्यायाधिकृत है कि नहीं, दंड पाशेक, और ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछले सेशन में। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची गई, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और हम लोग इसको दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य, जो कि पिछले सेशन में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, उसके आगे की ये कहानी है, ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में गुप्त का जो आधा चीज हम लोग पढ़ चुके थे, अब ये चीज आई है तो उसका आधा भाग पढ़ लेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों का पूरा जीएस रिवाइज हो जाएगा, और हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश होती थी, और देश का जो शासक होता था उसे गोपना कहा जाता था, ठीक है। देश सबसे बड़ी इकाई होती थी, देश का शासक गोपना होता था। उसके बाद देश जो होता था वो भुक्तियों में बटा होता था, और भुक्ति का जो शासन होता था वो उपरी के हाथ में होता था। जो वर्तमान क्या होता था? वर्तमान जैसे राज्यपाल होता है, उसके भुक्ति क्या होता है? विषय में बटा हुआ था। विषय किसको कहते थे? विषय जिला को कहते थे, और जिला को जो अधिकारी होता था उसे विषयपति कहते थे। और जिला जो होता था वो किसमें बटा होता था? तो ग्राम में बटा हुआ था, और ग्राम के जो मुखिया होते थे, ग्राम सभा का मुखिया जो था ग्रामीक कहलाता था दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो पुलिस विभाग के जो साधारण कर्मचारी होते थे उनको चाट भाट कहा जाता था, ठीक। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था वो दंड पाशिक कहलाता था। पहले बता दिए हैं कि पिशाच होता था, पासे पिशाच, पासे पुलिस, पासे पकड़ने का काम करता था, पिशाच को पकड़ने का काम पुलिस ही तो करेगी, तो दंड पाशिक होता था, ठीक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, ठीक है। और अन्य जो ग्राम सभा का मुखिया होता था, जिसको हम लोग आज प्रधान कहते हैं, वो उस समय ग्रामीक कहलाता था, और जो उसके अन्य सदस्य होते थे वो महत्तर कहलाते थे, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत था दोस्तों। विष्टि इंपॉर्टेंट है, बलात् श्रम, बलपूर्वक श्रम कराया जाता था, वो वहां की आय का एक प्रमुख साधन था, ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी। भूमि देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है याद करना। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सिल, अपहृत, ठीक है। अब देखिए कैसे याद करना है। पहले वास्तु का मतलब वास करने योग्य, मतलब रहने योग्य भूमि होगी वास्तु। सिल मतलब ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। सिलबट्टा हम लोग सुने होंगे गाँवों में। सिलबट्टा क्या होता है? मतलब सिल कठोर होता है, चट्टान होता है सिल डाइक पढ़े होंगे हम लोग, है कि नहीं। तो सिल होता है जो जोतने योग्य ना हो, जाहिर सी बात होगी। अपहृत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, अपहृत कहते थे। और क्षेत्र होता था, कृषि करने योग्य भूमि होती थी, वो क्षेत्र कहलाई जाती थी, ठीक है। और पहली बार दीवानी व फौजदारी कानून की स्पष्ट रेखा गुप्त काल में खींची गई थी दोस्तों, ठीक है। सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था, जिसे घंटी यंत्र, ठीक है, ये सब ठीक है। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इंपॉर्टेंट है। और जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई जाती थी उनको दीनार कहा जाता था, और जो चांदी की मुद्राएं चलाई जाती थी उनको रुपया कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। गुप्त काल में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक। और इसके पहले हम लोग पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में कहां पर है? मध्य प्रदेश में। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर में है। शिव मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर गुप्त काल से ही संबंधित है। पार्वती का नचना कुठार मंदिर या नैना कुठार मंदिर पार्वती मंदिर है, ठीक है। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में, ये भी पढ़ चुके हैं। शिव मंदिर खो का शिव मंदिर है। और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव, कानपुर का भीतरगांव मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है? हाँ, पहली बार सती होने का जो प्रमाण मिलता है 510 में भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि किसकी पत्नी थी ये नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान देना है कि जो पहली बार हमको सती होने का प्रमाण मिलता है वो गुप्त काल से मिलता है, एरण अभिलेख से, ठीक है, भानुगुप्त का एरण अभिलेख। उसके बाद गुप्त काल में वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी, और वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। गणिका वेश्या का पर्यायवाची भी होता है, गणिका होता है, वारांगना भी होता है, ठीक है, तो गणिका होता है। और जो वृद्ध वेश्याएं होती थी उनको कुट्टनी कहा जाता था, ठीक। और गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे, इंपॉर्टेंट है। और जब वैष्णव धर्म के अनुयायी होंगे तो विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उनका राज्य चिन्ह होता था, ठीक, ये हो गया। और इसीलिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर बनाया गया था। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है, बेतवा नदी के तट पर ललितपुर में स्थित है, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हाँ, बुद्ध जो ठीक है, अजंता की गुफाएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है अजंता की गुफाएं उससे संबंधित है, और उसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था, ठीक है।
और गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो अभी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, और विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, और इसमें देखिए संधि विग्राहक ये सब मिल गया। और देखिए हाँ, नवरत्न हम लोग पढ़े थे पिछले सेट में। देखिए आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक रचना लिखी थी और एक सूर्य सिद्धांत नामक रचना लिखी थी गुप्त काल में ही। ठीक है, आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमती है ये बताया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ये किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। और वाराह मिहिर ने बृहद संहिता लिखी, पंच सिद्धांतिका लिखी, बृहद जातक, लघु जातक लिखी। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। ब्रह्मगुप्त के बारे में जानकारी रखनी है। इन्होंने ये नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले न्यूटन का जो सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इसकी परिकल्पना ब्रह्मगुप्त ने पहले ही कर दिए थे। और कहते हैं ब्रह्मगुप्त, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और उसके बाद पुराणों की वर्तमान रचना गुप्त काल में होती है। ठीक है, हाँ, पुराणों की रचना कहाँ होती है? गुप्त काल में होती है। और संस्कृत गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा होती थी, और चांदी के सिक्के को रुपये का भी कहा जाता था। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से शुरू होती है। और त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की अवधारणा भी गुप्त काल से शुरू होती है। ठीक है, अब मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया गया था, गांव अनुदान दिए गए थे, ये भी ध्यान देना है। और भास के 13 नाटक लिखे गए हैं। और मृच्छकटिकम, शूद्रक का लिखा गया मृच्छकटिकम गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, जिसका मतलब होता है माटी की खिलौना गाड़ी। ठीक है, और इसमें प्रेम की कहानी भी वर्णित है। ठीक, कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसी काल की रचना से संबंधित है, और राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, ये हो गया। और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। 67 है, एक प्राकृतिक रूप से निर्मित संकीर्ण नौगम्य नहर जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ती है, उसे नीचे दिए गए भौगोलिक शब्दों में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों अरब प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? तो लेह और मनाली को दोस्तों रोहतांग दर्रा जोड़ता है। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं मैप में। ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर का मैप, इसी में सारी चीजें आपका क्लियर है। ये हमारा ही मैप है, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं मैप को, आप लोग भी ऐसे ही पढ़ा करिए। जहां पे मिले मैप कहीं सजा के नहीं ले जाना है और ना ही किसी को सजा के देना है। तो मैप अपना ही है, इसको ऐसे ही बढ़िया से पढ़ लीजिए, लिया करिए। ये लेह है दोस्तों, और ये लेह और ये है मनाली। ठीक है, और लेह और मनाली को दोस्तों ये है रोहतांग दर्रा, ये है रोहतांग दर्रा। लेह और मनाली को यहाँ से ऐसे रोहतांग दर्रा जोड़ रहा है, और यहाँ पर देखिए बड़ा लाचा दर्रा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। और ये देखिए दोस्तों, ये सिंधु नदी जा रही है यहाँ से, ये सिंधु नदी, ये जुंगला है, ये चार्डिंगला है, चार्डिंगला और जांगला के बीच से जो है सिंधु नदी बहती है। ठीक है, और ये देखिए बुर्जिल दर्रा है, ये बुर्जिल दर्रा, ये गिलगिट है, गिलगिट और श्रीनगर को कौन सी दर्रा जोड़ती है? ये बुर्जिल दर्रा जोड़ती है। ठीक है, और ये जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा श्रीनगर और कारगिल को जोड़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक बनिहाल दर्रा आ जाता है। बनिहाल दर्रा दोस्तों ये श्रीनगर है, और श्रीनगर और उधमपुर को, ये जम्मू है यहाँ पर। ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें हो गई। अगला को ये जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा अभी बता चुके। नीति दर्रा उत्तराखंड में है, और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ती है? नाथू, थू आ रहा है तो थू से तिब्बत, ता था दा धा, ता था तिब्बत, तो तिब्बत को भारत से जोड़ती है। ठीक है, नाथुला दर्रा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 70, सिंधु नदी ने निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण किया है? तो सिंधु नदी ने दोस्तों यहाँ पर बनिहाल दर्रे का निर्माण किया है दोस्तों। ठीक है, बनिहाल दर्रा अभी दिखा दिए, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक, ये यहाँ श्रीनगर है और यहाँ पर जम्मू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 71 है, कालगुरली और कुलगाल्डी सोने की खान कहाँ प्रसिद्ध है? तो कालगुरली और कुलगाल्डी सोने की खान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, 72 है, बाघों, तेंदुओं और भालुओं का घर ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक, 73 है, आपतानी की जनजातियां निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती हैं? तो आपतानी की अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। आपतानी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी पहाड़ियां भी हैं, और उन्हीं के नाम से जनजातियां भी हैं। ठीक है,
74th क्वेश्चन है, जिनेवा निम्नलिखित में से जिनेवा देशों में किस देश की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? तो जिनेवा दोस्तों इटली में, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश वाला, ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है डाफला, यहाँ पर डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, यहीं पर आपतानी जनजाति पाई जाती है, और ये है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क दोस्तों ये पूरे देश का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है, ये हो जाता है। और हाँ ये जिनेवा है, ये जिनेवा देखते हैं, ये है दोस्तों इटली, इटली का ये रहा जिनेवा, ठीक है, जिनेवा, ठीक है, और एक जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक, वो एक अलग है, यहाँ पर ये एक जिनेवा इटली का है, वो बंदरगाह है, ठीक है, ये हो गया। अब 75 देखते हैं, भारत की जनसांख्यिकी इतिहास निम्नलिखित में से किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना गया? जब जनसंख्या का विस्फोट होता है तो 1921 में होता है, ठीक है। 76 है, विलिंड्रा झील क्षेत्र का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है, तो विलिंड्रा झील दोस्तों कहां पर है? तो विलिंड्रा झील दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। 77 है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय कहां पर है? IAU का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है। 78 आ जाता है, निम्नलिखित में से बराक नदी प्रवाहित होती है, तो बराक नदी हम लोग पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं, मणिपुर से प्रवाहित होती है, ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी अगर यहाँ पर होगा तो ये है दोस्तों, हाँ है, ये है मणिपुर, ये मणिपुर है, ठीक है, ये मणिपुर है, यहां से ये देखिए बराक हम लिखे हैं, ठीक है, ये बराक नदी है और इसकी दो शाखाएं, एक सुरमा इधर बह जाती है, एक कुशियारा इधर बह जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, मणिपुर बराक मणिपुर में और बराकर झारखंड छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। 79 महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास भारतीय उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियां अपना उद्गम स्थल पाती हैं, तो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज दोस्तों, ठीक है, सिंधु सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है, ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और सतलज मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये हो गया दोस्तों हम लोगों का, यहीं पर ये पूरा ग्लेशियर है, ये है सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है, और यहाँ से ये है सतलज नदी निकल रही है और यहाँ से ये है ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, ठीक है। 80 संगाई त्योहार निम्नलिखित में से किस प्रदेश का है? तो संगाई हिरन मणिपुर का है, ठीक है दोस्तों, 80 का क्या हो जाएगा? हिरन मणिपुर हो जाएगा। 81 है, बाउल परंपरा से जुड़े लोग निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बाउल परंपरा से जुड़े पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है। 82 है, फ्लेमिंगो त्योहार कहां पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ये पुलिकट झील में आती है, फ्लेमिंगो जो पक्षियां होती हैं, फ्लेमिंगो नामक पक्षियां आंध्र प्रदेश में की जो पुलिकट झील है वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आती है, ठीक है। 83 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? त्यागराज महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म वहां पर होता है। महामस्तक अभिषेक कर्नाटक में मनाया जाता है, हम लोग पढ़े होंगे महामस्तक अभिषेक मौर्य काल से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। त्रिशूरपुरम केरल में मनाया जाता है, तीज मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, तो महामस्तक अभिषेक आंध्र प्रदेश में नहीं कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। 84 व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा हम लोग व्यास सम्मान के बारे में भी देख लेते हैं, थोड़ा सा। ये महामस्तक अभिषेक जो कर्नाटक वाला आया था इसको देख लेते हैं। महामस्तक अभिषेक कर्नाटक का त्योहार है जो 12 वर्षों में एक बार होता है। महामस्तक अभिषेक बड़े पैमाने पर आयोजित जैन प्रतिमाओं के अभिषेक से संदर्भित करता है, ठीक है। और श्रवण बेलगोला में ना गए थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण बेलगोला में ही गए थे ना, अपने अंतिम दिनों में वहीं पर हो रहे थे। श्रवण बेलगोला में बाहुबली का महामस्तक अभिषेक 12 वर्षों के बाद 2018 में हुआ था, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट, बस ये ध्यान देना है, श्रवण बेलगोला में बाहुबली का जो महामस्तक अभिषेक, बाहुबली की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है। व्यास सम्मान के बारे में देख लेते हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी पहले हम लोग पढ़े हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाने वाला, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा के लिए दिया जाता है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। कौन कौन सी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, पंजाबी, तमिल, संस्कृत। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। फिर 21, 71, 92वें संविधान संशोधन के बाद 4 भाषा जोड़ी, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। तो ये 22 भाषाएं आती हैं। इसमें ध्यान देना है जो सबसे पहले 1965 में दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दिया गया था, मलयालम भाषा पर आधारित दिया गया था, ठीक है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको पहली बार 2018 में अंग्रेजी भाषा में दिया गया था, अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था, जो कि अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा साहित्य के लिए दिया गया, किसको? अमिताभ घोष को दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। तो व्यास सम्मान के बारे में देख लेते हैं। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ हो गया, दूसरा जो है व्यास सम्मान हो गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। आगे आ जाता है 85 पंडवानी लोक नृत्य नाटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पंडवानी दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसको भी थोड़ा पंडवानी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि नाम से ही ये पंडवानी मतलब पांडव मतलब महाभारत से संबंधित है। तो पंडवानी अर्थात पंडवानी अर्थात पांडवों की कथा छत्तीसगढ़ में एक लोक नृत्य है, लोक नाटक है। ठीक है, एकल नाटक है जो कि पांडवों की कथा के बारे में बताती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनजातियां इसको मनाती हैं, इसको करती हैं त्योहार। ठीक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। 86 है महात्मा गांधी रोलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जो हड़ताल के साथ कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों इन्होंने कब शुरू किया था? 6 अप्रैल 1919 में शुरू किया था। ठीक है, 87 है निम्नलिखित में से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक, 88 है निम्नलिखित में से किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी? तो दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की हुई थी, अभी देख चुके हैं। 89 स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था स्वराज शब्द का प्रयोग। ठीक है, 1906 में। 90 भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के सत्र को कहां पर आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए कि 14 जुलाई 1942 को जो है कांग्रेस की एक बैठक हुई थी वर्धा में। वर्धा में जो है तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निर्णय लेना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में वहां पर निर्णय लेना था, और सी राजगोपालाचारी वहां से विमुख हो गए थे, वहां से मतलब वो वहां पर जो निर्णय लिया गया था उसके खिलाफ थे वो। ठीक है, फिर जो है ये यहाँ से आता है फिर 8 अगस्त 1942 को जो है सविनय अवज्ञा भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाता है, और 9 अगस्त को सुबह ही सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये ऑपरेशन जीरो आवर के माध्यम से। ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 91 है यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो इसे निश्चित रूप से इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन भीमराव अंबेडकर का है दोस्तों। ठीक है, हम लोग को ध्यान देना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में और चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन्होंने बहिष्कृत हितकालिनी सभा की स्थापना की थी, और बहिष्कृत हितकालिनी पत्रिका भी इन्होंने मराठी भाषा में शुरू की थी, और माँ से मूकनायक भी इन्होंने मराठी भाषा में शुरू की थी, और इन्होंने रीडर्स इन हिंदुइज्म नामक पत्रिका का भी प्रकाशन या पुस्तक का भी इन्होंने शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। 92 है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ है त्रिरत्न। ठीक है, 93 है निम्नलिखित में से मगध के किस राजा को कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह में दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ? पहले के सेशन में पढ़ा चुके हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में ही हमने जो है एक्स्ट्रा जानकारी दी थी, पढ़ाया था हर्यक वंश के बारे में, तो बिंबिसार था दोस्तों। ठीक है, बिंबिसार के साम्राज्य विस्तार की नीति थी, विवाह की नीति थी। ठीक है, 94 है विजय केलकर समिति ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विजय केलकर समिति दोस्तों भारत में विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अध्ययन से संबंधित है। तो भारत में गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित हम लोगों ने कई रिपोर्ट पढ़ चुके हैं। रंगराजन समिति आई थी, वाई के अलग समिति आई थी 1979 में, जो वाई के अलग समिति आई थी, इसने जो है पोषण आधारित गरीबी का निर्धारण किया था। 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में 1979 में वाई के अलग समिति आई थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 2011-12 में आती है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति 32 रुपए 33 रुपए जो है ग्रामीण क्षेत्र में, और 42 रुपए दोस्तों जो है बताते हैं शहरी क्षेत्र में पाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, और इन्होंने पूरे भारत में 29.5% गरीबी प्रतिशतता का अनुमान लगाया था दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 95 है निम्नलिखित में से वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 में है दोस्तों। 110 में है धन विधेयक है, 115 में विनियोग विधेयक, 114 में है, 115 में है लेखानुदान अनुपूरक अनुदान है। ठीक है, लेखानुदान 116 में है, अनुच्छेद 280 में वित्त विधेयक है। ठीक है, 96 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ये गलत लिखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स होगा। ठीक है, मतलब अप्रत्यक्ष कर के विलय का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था?
तो पार्थ सारथी सोम ने दिया था इसका, ठीक है। 97 है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र किस नदी का है? तो सबसे लंबा नदी प्रवाह तंत्र दोस्तों डार्लिंग नदी का है। ये है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया के मैप पे ये जो इसका पूर्वी भाग है, पूर्वी दक्षिणी भाग है, ये देख लेते हैं। ये मरे बेसिन है, मतलब ये मरे नदी है, ये मरे बेसिन है, और ये डार्लिंग नदी बेसिन है, ठीक है। तो ये हो गया डार्लिंग नदी बेसिन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब 98 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा ज्वार नदीमुख एस्चुरी कौन सा है? तो सबसे लंबा जो ज्वार नदीमुख है वो ओब की खाड़ी है दोस्तों, ठीक है। ओब की खाड़ी भी हम लोग थोड़ा सा मैप में देखते हैं। ये रशिया है दोस्तों, ये ओब नदी है, ठीक है। ओब नदी ये है, ये दुनिया की जो है विश्व की सबसे लंबी ज्वार नदीमुख एस्चुरी बनाते हैं। ये लीना नदी है, ये येनिसी, ये हम लोगों को याद रखना, लीना, येनिसी, ओब, 3 नदियां रशिया की है, हमको याद रखना है, ठीक है। 99 है, प्राचीन रूपांतरित व क्रिस्टलीय चट्टानों के क्षरण के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लाल मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। मशरूम आकार की चट्टानें किस प्रक्रिया में दृश्यमान होती है? तो मशरूम आकार की वो पवन अपरदन का परिणाम होती है, ठीक है। 101वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मसाई पूर्वी अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है, ये सही है, हम लोग पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं। अफरीदी और मसूद पाकिस्तान में पाई जाती है, अफरीदी, शाहिद अफरीदी, ठीक है। स्वाहिली केन्या और तंजानिया में पाई जाने वाली जनजाति, ये भी सही है। रेड इंडियंस दक्षिण अमेरिका में नहीं, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, तो ये वाला गलत हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 102वां है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? तो किस देश की दक्षिणी सीमा मिस्र से लगती है? सूडान, चाड, इथियोपिया, किसी की नहीं लगती है, तो इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों इजिप्ट, मिस्र, ये हो गया सूडान। सूडान की दक्षिणी सीमा तो ये है, ठीक है। चाड की दक्षिणी सीमा तो ये है, इथियोपिया की दक्षिणी सीमा तो ये है। कहां से लग रही है? नहीं लग रही है कि नहीं? तो इजिप्ट से किसी भी देश की सीमा नहीं लग रही है। 103 है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य? तो पार्वती अरंगा आगरा में है, ठीक है। ये हमको ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीरनगर जिले में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ में, मुजफ्फरनगर जिले में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी में, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर की पहाड़ियां बिहार के दक्षिण पश्चिम में है, तो कैमूर पहाड़ियां मिर्जापुर और सोनभद्र में हो जाएंगी, ठीक है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच जिला में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ये किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी जिले में है, ठीक। लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य कन्नौज में है, ठीक है। महावीर स्वामी ललितपुर में, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा इटावा में है, ठीक। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। पार्वती अरंगा गोंडा में है, ठीक है, ध्यान देना है। पटना पक्षी अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट, पटना कहाँ है? एटा में है, पटना एटा। रानीपुर अभ्यारण्य बांदा और चित्रकूट जिले में है, रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है, ठीक है। समन मैनपुरी में है, और समसपुर दोस्तों कहा जाता है? रायबरेली में आ जाता है, ठीक है। और सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में आ जाता है। सोहागी बरवा अभ्यारण्य कहा जाता है? महाराजगंज जिले में। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। सुहेलवा कहाँ है? सुहेलवा बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में है, ठीक। सूर सरोवर आगरा में है। सुरहा ताल बलिया जिले में है। विजय सागर अभ्यारण्य महोबा जिले में है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। 104वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय है? तो ये कानपुर में है, ठीक है, सीएसए कहते हैं इसको। 105वां है, उत्तर प्रदेश राज्य में किसान बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो किसान बीमा योजना 2004-05 में शुरू की गई है, ठीक है। 106 है, घर करही और ढीर किहिरी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रचलित है? तो ये मिर्जापुर में प्रचलित है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र में। कर्मा नृत्य मिर्जापुर में है, ठडिया नृत्य भी है, चौलर नृत्य भी है, और ढरकी हरी नृत्य भी है, यही जो अभी पूछा है, ढरकी हरिया नृत्य, ठीक है। 107वां है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय दोस्तों गोरखपुर में स्थित है, ठीक है। 108 है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोरखपुर में, ठीक है। 109 है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक कौन है? तो सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक इसमें अल्कोहल नहीं, पारा नहीं, ईथर नहीं, पानी है सर्वोत्तम सुचालक, ठीक है। 110 है, निम्नलिखित में से प्रकाशकरण किससे संबंधित है? कोणांक तरंग दैर्घ्य से संबंधित है, ठीक है। प्रकाश जो होता है लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है, ठीक है। 111वां है, निम्नलिखित में से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर से जब हम बोलते हैं ना तो विद्युत ऊर्जा आती है, लेकिन हम लोग बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा में जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा कह रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। 112वां है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को निम्नलिखित में से किस कारण रोक देती है? तो स्कंदन के कारण रोक देती है, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है, क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक। 113वां है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया क्या होती है? जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वो द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? जिसमें नेफ्थलीन आ जाता है, नेफ्थलीन आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया, ठीक है, बेंजोइक, कपूर आ जाता है दोस्तों, है, सोडियम क्लोराइड आ जाता है, नमक आ जाता है, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती है इसमें, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड भी आ जाता है। 114 है, शर्करा या ईस्ट के द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। 115वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में जाइमेज प्रेरित करता है, ठीक है। 116 है, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, ठीक। 117 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो द्विसदनीय विधायिका मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों। तो विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, और 1 2 3 4 5 कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, और विधान परिषद का जो गठन और उत्सर्जन और उत्साधन है वो अनुच्छेद 169 में है, ठीक है, और विधानसभा का अनुच्छेद 170 में है, ठीक। 118 है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची में? चौथी अनुसूची में, पहले ही बता चुके हैं। दूसरी अनुसूची में है उन लोगों का वेतन भत्ता है, पहली अनुसूची में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, तीसरी अनुसूची में है शपथ वगैरह है, ठीक है। 119 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्य सरकारों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार पर दायित्व प्रबंधित करता है? तो अनुच्छेद 355 में। 352 में युद्ध, आपात और बाह्य आक्रमण की दशा में आपातकाल है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात है, ठीक है। 120वां है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों से निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक। 121वां, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है सूचीबद्ध, अभी बता चुके हैं, और गढ़वाली भी नहीं है, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये तो 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो केवल 2 है दोस्तों, और पूछा है केवल कौन सा नहीं है, तो पहला और तीसरा नहीं है दोस्तों, ठीक है। 122वां हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव से राज्यों की मतलब की शपथ लेता है? तो राष्ट्रपति भी लेता है और राज्य का राज्यपाल भी लेता है, ठीक है। 123वां, संविधान के अनुसार शांतिपूर्ण बिना हथियार के इकट्ठा होने के अधिकार पर उचित प्रतिबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? सार्वजनिक व्यवस्था है, भारत की संप्रभुता और अखंडता दोनों है दोस्तों, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। ये सब चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से मौलिक अधिकार वाले सेक्शन में पढ़ा दिए हैं, नहीं पढ़े होंगे तो जाके जरूर पढ़िएगा, सब चीज रट जाएगी आपको, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। 124, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के रूप में सूचीबद्ध है? तो 6 वर्ष से कम उम्र के बाल बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देखभाल अनुच्छेद 45 में, ठीक है। राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुधार करना, सही है। 47 में, राज्य पूरे भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, 44 सही है। तो उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा, ठीक है। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाता है? तो न्यायालय की अवमानना, मानहानि, शालीनता, नैतिकता दोनों लगाता है, तीनों लगाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 19(1)(a) में क्या है? 19(1) में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधित है, जिसमें 8 आधार दिए गए हैं। कौन कौन से 8 आधार दिए गए? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार हो गया, ठीक है, मानहानि, अपराध उद्दीपन, न्यायालय की अवमानना और वैदेशी राज्यों से मित्रता। ये 8 चीजें यदि आपके बोलने से दुष्प्रभावित होती हैं, वे मतलब इसमें कटौती होती है, कमी होती है, इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हमारे बोलने की आजादी पर युक्त निर्बंधन है अनुच्छेद 19(2) के तहत, ठीक है। ये हो जाएगा। अनुच्छेद 120 क्वेश्चन 126 है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है? पुरुष और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन, मतलब अनुच्छेद 39 का ए है, ठीक है। ये
राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भी सही है, अनुच्छेद 39 का कैपिटल है कि नहीं। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, ये इसी के तहत नालसा, डालसा, टालसा ये सब स्थापित किए गए थे। ठीक है, नालसा, सालसा, डालसा, टालसा। ठीक, ये सब हम लोग नीति निर्देशक तत्व में पढ़ चुके हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 वर्ष 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश राज्य की जनघनत्व निम्नलिखित में से कितनी की जनघनत्व की वृद्धि हुई? निम्नलिखित में से कितनी वृद्धि हुई? तो 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत के कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में है। फिर कहाँ है? वाराणसी में है। फिर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 128 है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर 57% है। और औसत कितना है? 67% है। और पुरुषों की कितनी है? 77 है। ठीक, 77 पुरुषों की है कि नहीं? महिलाओं की 67 है। औसत कितना है? 57 हो गया। कितना सही है कि नहीं? याद हो जाएगा ये सब, मतलब पॉइंट पॉइंट करके कुछ है, लेकिन उतना नहीं ध्यान देना है, हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस निम्नलिखित में से असम से किस राज्य के बीच चलाई गई? तो असम से पश्चिम बंगाल के बीच में चलाई गई, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। ठीक है, 130वां हाल ही में खोजी गई गोम्फोनेमा राजगुरुई क्या है? गोम्फोनेमा राजगुरुई दोस्तों शैवाल की प्रजाति है। ठीक है, ये हो गया। 131 संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर 50 है। संख्या और उसके 3/5 के बीच का अंतर, अरे संख्या और उसके 3/5 3x/5 का अंतर कितना हो गया? 50। तो 5x 2, 2x इधर, 5 इधर, 5 2 50 कट गया, 25 पंचे 125 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 132 वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 बढ़ाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम के 60 गुने के बराबर हो। कह रहा कि वह धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए, माना x धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 17 बढ़ाने पर उस संख्या के व्युत्क्रम मतलब 1/x व्युत्क्रम के 60 गुना के बराबर है। ये हो गया है। तो x स्क्वायर तो बराबर ये कर देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 17x, x स्क्वायर प्लस 17x बराबर 60। तो 17x 17 20 और 3 आ जाएगा। जब वो लगाते हैं ना सवाल, क्या कहते हैं, आप भूल भी गए, एसएससी छोड़े 4-5 साल हो गया, तो मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 3 60 और 20 3 60 और 20 3 का अंतर 17, तो 20 - 3 करेंगे, तो जब ये x बराबर उधर जाएगा तो -3 तो +3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका एक पिता की उम्र अपने बेटे से 2 गुनी है। 20 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 12 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो एक पिता की उम्र अपने बेटे से उम्र की 2 गुनी है और 20 साल पहले, तो 20 साल पहले तो वर्तमान में जो उम्र है उसमें 20 घटा देंगे और वर्तमान में जो उम्र है उसमें 20 घटा देंगे। तो कह रहा कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 20 गुना थी, तो पिता की उम्र ये है, तो बराबर करने के लिए इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं? 12 से, सॉरी 12x ये हो गया और -12 दूनी 240 और बराबर 2x माइनस कितना है? 20 है। ये 12x है ना, हाँ, तो 2x 10x हो गया और 240 में उधर जाएगा, ये 20 है तो 220 हो गया, तो x बराबर 22, तो 22 इसका अब 22 आ गया। तो अब किसका उम्र पूछा है? तो पिता की वर्तमान उम्र पूछा, तो पिता की 22 दूनी 44, आंसर इसका 44 सही हो जाएगा। ठीक है, 134 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुणा करने पर 196 बढ़ जाती है। मतलब वह संख्या मान लेते हैं x है, उसमें 15 से गुणा किए तो वो 196 बढ़ जाती है, 196 प्लस x हो जाती है। ठीक है, तो 15x 14 मतलब x उधर जाएगा तो 14x 14 14 ही में 196, तो 14 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 35 है, 2.09 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? तो 2.09 को प्रतिशत के रूप में 2.09 को प्रतिशत के रूप में 209 व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, 136 है, साहिल ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 6 वर्ष के लिए ऋण लिया। यदि भुगतान ब्याज कुल 1230 है तो आसान से मूलधन बराबर क्या होता है? तो साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज इसका 1230 है, तो कह रहा है कि मूलधन P मान लिया, 5 × 6/100। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 30 से कटेगा 30, हाँ 6 पंचे 30 ये हुआ, 0 0 कट गया, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 41 आ गया, तो 41 ये है
4100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 है, कैप्टन और सैनिकों से युक्त 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक ट्रेन से यात्रा कर रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कैप्टन होता है, मतलब प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन, मतलब 16 सैनिकों का एक गुट बना। ठीक है, तो समूह में कप्तानों की संख्या कितनी? तो जितने ग्रुप होंगे उतने कप्तान होंगे, तो 1200 को 16 से डिवाइड करें। 1200 को, अरे भैया चल जाओ, 1200 को 16 से डिवाइड करें, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 तियां तो 475 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। 138, एक छात्र ने जितने अंक सही निकाले उससे 2 गुने गलत अंक प्राप्त किए। ठीक है, मतलब सही अंक x किए, अच्छा 48 प्रश्न हल किए, अच्छा उससे 2 गुने अंक गलत किए। ठीक है, 1 और 2 अनुपात मान लेते हैं। ठीक है, 2 गुने गलत अंक प्राप्त किए यदि उसने कुल मिलाकर 48 प्रश्न हल किए। 48 प्रश्न हल किए मतलब, तो मतलब एक प्रश्न ये हल किया तो 2 प्रश्न ये हल किया, मतलब एक गलत किया, मतलब एक सही किया तो 2 गलत किया। ठीक है, कह रहा ना जितने अंक सही निकाले उससे 2 गुने गलत। तो ये टोटल प्रश्न हो गया, 2 3 6, 2 1 3 हो गया, तो 3 16 हो गया, 16 दूनी 32, 16 के 16, 16 दूनी 32। तो ये क्या हो गया, क्या है कि उसने कितने प्रश्नों को सही किया, तो 16 प्रश्नों को सही किया उसने। ठीक, ये हो जाएगा। 139, यदि कुल को डी क्यू आर पी लिखा जाए, सी डी हो गया, ओ पी क्यू हो गया, मतलब एक एक का अंतर है, तो ए बी सी डी अभी एच आई आ जाएगा और ओ पी क्यू आ जाएगा। अच्छा ये हो गया, फिर अच्छा टी है, मतलब ओ पी क्यू आर, तो 2 का गैप है, टी यू वी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आई क्यू डब्ल्यू बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 124, 1 6, ये 13 बताना है श्रृंखला इसकी, ये 7 हो गया, मतलब सॉरी ये 5 का अंतर है, ये 6 7 का अंतर है, 13 13 9 22 और 22 11 33। अच्छा 5 2 7 2 9 2 11 2 13 13 33 13 46 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 140 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान से, बहुत बिना फर्जी की बात किए हुए, चारों ऑप्शन को कवर करते हुए, उसके बैकग्राउंड को कवर करते हुए, मैपिंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। पूरे सेशन आप लोग देखा करिए, पूरे सेशन आप देखेंगे, पूरा जीएस आपके टिप्स और आपके लिप्स पर होगा दोस्तों। ठीक है, सेशन को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, और दोस्तों से रिकमेंड भी किया कीजिए कि वो भी चैनल को देखें दोस्तों इसमें बिना किसी फर्जी की बात किए हुए सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।